वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9th ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स। मैंने आप सभी को 8th ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं दिया था क्योंकि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि सप्ताह में एक दिन आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा और वो दिन मैंने डिसाइड किया था मंडे वाला। तो हर मंडे को आपको करंट अफेयर्स ना देके एक महत्वपूर्ण वीडियो दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे है, भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार कब मनाया गया था? आपसे ये कहा गया है कि प्रतिवर्ष हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा हथकरघा दिवस मनाते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था। तो सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं हम ये दिवस, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत की, सारी चीज़ें इसकी जान लेते हैं, ठीक है। हेडिंग करिएगा आप लोग, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक, कब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो 7th ऑफ अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। मैंने आप लोगों को दिवस पढ़ाया हुआ था ना जनरल अवेयरनेस में, वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा इसको। मैं आप सभी से हमेशा कहती हूँ एक चीज़ कि आप जब भी नोट्स बनाएं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस रखा करिए। स्पेस रखने से ये हेल्प हो जाती है कि अगर फ्यूचर में हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है तो हम वहाँ पर उसको ऐड कर लेते हैं। और एक स्मार्ट स्टडी का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएँ बजाय इसके कि आपको 10 जगह एक ही चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो उसको आप समझिएगा। 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। अब आपको ये देखना है कि इस दिन को जो शुरू किया था वो स्वदेशी आंदोलन की याद में हमने शुरू किया था। तो आपको यहाँ लिखना है दूसरा पॉइंट कि यह दिन 1905 में शुरू, कब? 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन। अभी मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बस अभी आप याद रख लीजिए कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और उसी की याद में हम ये मनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मनाया जाता है। अभी हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हिस्ट्री में, अदरवाइज़ आपको पता होता, कोई बात नहीं। आगे आपको ये देखना है कि इसको पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था। तो इस दिन को पहली बार 2015 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। यह दिवस लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, यह दिवस पहली बार 2015 में, कब? 2015 में मनाया गया था। अब आपको जब ये 2015 में पहली बार मनाया गया था तो आपको याद ये रखना है कि इस दिन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, उद्घाटन कहाँ हुआ था इस दिन का। मैं पहले पेन का स्ट्रोक चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना था कि कब सेलिब्रेट किया जाता है और आपने क्यों मनाया है और इस दिन को पहली बार कब ऑब्जर्व किया। अब हम ये जानेंगे कि इस दिवस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था। तो इस दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं ना, और 2015 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था तो उद्घाटन इसी दिन को हुआ होगा। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो बेसिकली हुआ था आपका चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में मद्रास, लिख लीजिएगा पूरा आप लोग, मद्रास विश्वविद्यालय। कौन सा? मद्रास विश्वविद्यालय, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मद्रास विश्वविद्यालय की एक यहाँ पर हॉल था जिसका नाम था सेंटिनरी। क्या नाम था? सेंटिनरी, ठीक है, लिख लीजिएगा, सेंटिनरी, सेंटिनरी हॉल, ठीक। सेंटिनरी हॉल में किसके द्वारा किया गया था? आपके प्यारे प्रधानमंत्री जो हैं पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो पीएम द्वारा, लिख लीजिएगा आप लोग पूरा नाम, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, ठीक है। आपको क्या लिखना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक। सो ये रहा आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में सारी की सारी जानकारी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपका आंसर क्या होगा? 2015 होगा, करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईबीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? कल मैं आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में सारी की सारी जानकारी होगी। फर्स्ट पर कौन रहा है, प्यारे भारत का स्थान कौन सा है, प्यारे भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर भी हम जान लेते हैं कि बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं इसमें महिलाओं की 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईबीट स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल जीता है
वो आपका किसने जीता है? निखत जरीन ने जीता है। किसने? निखत जरीन ने जीता है। इनको शायद आप लोग पहले जानते होंगे, निखत जरीन। तो इन्होंने ये जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हमारे प्यारे भारत के लिए। ठीक है, निखत जो हैं इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने कार्ली एम सी नॉल को हराया। किसको? कार्ली MC नॉल को इन्होंने हराया है। ठीक, आपको इतना याद नहीं रखना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस मैं ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए आपके लिए बता रही हूँ। बाकी ऐसा आपको याद नहीं रखना है। जो चीज़ें याद रखनी होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। बात ये आती है कि राष्ट्रमंडल खेलों में ये निखत जरीन का पहला मेडल है। किसका? निखत जरीन का। यहाँ पर पर्टिकुलर इन्हीं की बात की जा रही है। किसकी? निखत जरीन जी की बात की जा रही है कि यह राष्ट्रमंडल में, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं आपकी, राष्ट्रमंडल खेलों में निखत जरीन का पहला स्वर्ण पदक है। काफ़ी समय पहले इन पर थोड़ा सा विवाद भी चल रहा था। आज देखो वही स्वर्ण पदक लाई हैं हमारे प्यारे भारत के लिए। स्वर्ण पदक था, याद रखिएगा आप लोग, इनको ज़रूर से याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में जो आयोजित की गई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, इसकी 7वीं बैठक थी। कौन सी थी? 7वीं बैठक थी। इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता आपके प्यारे प्रधानमंत्री जी ने की है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इन्होंने आप इस बार की अध्यक्षता की है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की है। ये जो आपकी बैठक हुई है, इस बैठक के प्रमुख जो 3 एजेंडे थे, आपको उनको याद रखना है कि किन 3 एजेंडों पर चर्चा की गई है। एक तो था फसल विविधीकरण, दूसरा था आपकी जो NAP है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, और तीसरा था आपका शहरी शासन। तो इनको आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बैठक में जो एजेंडे थे जिन पर चर्चा की गई, निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इस बैठक में, बैठक का नाम लिख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन की हेडिंग के फॉर्म में। एक सेकंड में आपको एक बार लिखना सिखा देती हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, कैसे आपको लिखना होता है। आपको लिखना होता है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक। ये आपकी हेडिंग रहेगी। मैं अब अभी आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाना होता है करंट के। जैसे मैंने बनाए हैं, मैं वही तरीका आपको सिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने हेडिंग करी, फिर आपने ये लिखना है कि कौन किस व्यक्ति ने इसमें अध्यक्षता की। तो आपने लिख दिया कि अध्यक्षता जो की गई किसके द्वारा? PM जी के द्वारा की गई। आपने पूरा नाम भी लिख लिया। ठीक, फिर आपको लिखना है कि इस बैठक में, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, इस बैठक में 3 प्रमुख एजेंडों, एक सेकंड, पर चर्चा की गई। ठीक है, कौन कौन से एजेंडे हैं? तो पहला आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, सबसे पहला जो एजेंडा था ये था आपका फसल, कौन सा था? फसल विविधीकरण। ठीक है, दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपकी NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन। ठीक है, कार्यान्वयन। ठीक, तीसरा जो चर्चा की गई, तीसरा जो पॉइंट था, एजेंडा जो था, वो था आपका शहरी शासन। क्या था? शहरी शासन। ठीक है, शहरी शासन। इस तरीके से लिखा जाता है। आप पॉइंट के फॉर्म में लिखिए इस तरीके से, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक, आपको फसल विविधीकरण नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब आपको समझ आ गया होगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना आपने लिख लिया। अब आपको नीचे लिखना है, आगे पॉइंट करके। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे वाली चीज़ें यहाँ पर लिख रही हूँ। नीति आयोग के बारे में महत्वपूर्ण है, नीति आयोग। आपको लिखना है इनका पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो इनका पूरा नाम है नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल, लिख लीजिएगा, इंस्टीट्यूशन
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्मिंग इंडिया। मेरे से एक गलती हो गई, मुझे पेन का स्ट्रोक अलग कलर का लेना चाहिए था, यहाँ पर आपको मिक्स लग रहा होगा तो मैं इस तरीके से कर दे रही, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर हम यहाँ पर नीति आयोग के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसे पॉइंट करके लिखिएगा। अब हम नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इनका गठन होता है कि इनका गठन कब हुआ था, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊँगी, धीरे धीरे अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सभी लोग कि करंट पढ़ना ज़रूरी है। करंट से आप ना अपने स्टैटिक पोर्शन को जब रिलेट करेंगे तब आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो इनका गठन जो हुआ था वो आपको याद रखना है 1 जनवरी कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को इनका गठन हुआ था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, HQ यानी कि हेडक्वार्टर, ND यानी कि न्यू दिल्ली। अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे मेरे सिंबल, क्योंकि आप लोग कॉन्टीन्यूअसली बने हुए हैं मेरे साथ, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनकी अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान में जो PM साहब होंगे आपके, चाहे वो कोई भी हो, तो वही आपके अध्यक्ष होते हैं। इस समय आपके PM साहब कौन है, तो आपके प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो अभी मैं आपको करंट में बताई हूँ कुछ ही दिन पहले कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, नीचे लिखिएगा। नीचे मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है, मुझे बस आप लोगों को समझाना था किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है, आपको याद रखना है परमेश्वरम अय्यर। ये आपके एक न्यू अपॉइंटमेंट था जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, ठीक है। परमेश्वरम अय्यर, ठीक है, अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, इतना आपको याद रखना है। आप लोगों को लग रहा होगा कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको इतनी जानकारी नहीं मिलती है, तो उनको 1 लाइनर के फॉर्म में लिख लेना है आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आंसर भी मिल गया होगा, सारी चीज़ें भी देखना। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में किस भारतीय को फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। अब आपको इसमें कैसे नोट्स बनाने हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या लिखना है, आपको हेडिंग के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ये क्या है, एक सम्मान है, ठीक है। तो आपने लिख लिया ये सम्मान है, और कौन सी ईयर का है, हम 2022 का पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना है किस साल का आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहला पॉइंट कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका सरकार के द्वारा, या फिर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप कहेंगे कि मैम फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, मेरी नैनश्री मैम ने बताया, तो आपने लिख लिया यहाँ पर कि फ्रांस सरकार द्वारा आपका दिया जाता है, ठीक है। फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया, आप यहाँ पर इस तरीके से लिखिएगा, दिया गया है, ठीक। पहला पॉइंट आपने लिख लिया। अब आपको ये लिखना है कि किसको दिया गया है इस बार का, तो आपको यहाँ पर उनका नाम लिख लेना है, किसको, कन्नन, याद रखिएगा इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, कन्नन सुंदरम, क्या, कन्नन सुंदरम, सुंदरम, ठीक। तो कन्नन सुंदरम को दिया गया, ठीक, आपने लिख लिया किसको दिया गया, कन्नन सुंदरम को दिया गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच जो प्रकाशन सहयोग है इसमें योगदान दिया था, इस वजह से इनको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आपको ये जानना है कि ये कन्नन सुंदरम जी कौन है, ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। तो आपको इस तरीके से इसके नीचे एक लाइन खींचनी है, फिर आप इनके बारे में लिख रहे हैं नीचे, तो आप समझ जाएंगे कि हम किन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके कला चुगड़ू के प्रकाशक हैं, ये आपको याद रखना है, किसके, कला चुगड़ू के प्रकाशक, ठीक है, ओके। और ये जो कला चुगड़ू है ये आपका एक फ्रांस का एक प्रकाशन संस्थान है, किसका है, तो इस तरीके से एरो लगा कर लिखिएगा नीचे, तमिलनाडु का एक प्रकाशन संस्थान, ठीक है, प्रकाशन संस्थान, इस तरीके से आपको लिखना होता है। अगर हम बात करें फ्रांस की तो इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। लिखिएगा कि फ्रांस के बारे में आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इनकी कैपिटल कहाँ पर है, तो आपको लिखना है यहाँ पर इनकी कैपिटल, सी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कैपिटल CA लिख लीजिएगा, नहीं तो आप करेंसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप CA यानी कि आपकी कैपिटल, तो आपने लिख लिया पेरिस, कहाँ पर है, पेरिस में है। इनके राष्ट्रपति जी को याद रखना है कि इनके राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है इमैनुअल मैक्रो, कौन, इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल
नुअल मैक्रो। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है और इस तरीके से लिखा जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए, क्या? निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो जुर्माना लगाया गया है वो आपके भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है? क्योंकि इन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया। तो किस बैंक पर लगाया है? इन्होंने जो लगाया है इंडियन बैंक पर लगाया है। कितने लाख का? 32 लाख रुपए का। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, किसने लगाया है, क्यों लगाया है, कितने का लगाया है और किस पर लगाया है। आप समझ गए? इसके अलावा आपके आरबीआई जो हैं, इन्होंने क्रेडिट जानकारी जमा करने पर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए बेंगलुरु जो हैं, बेंगलुरु स्थित जुपिटर कैपिटल पर, किस पर? बेंगलुरु स्थित जुपिटर कैपिटल पर। तो आपको ये भी लिख लेना है पॉइंट, ठीक है? स्थित जुपिटर, स्कूटी वाला जुपिटर नहीं, ठीक है? जुपिटर कैपिटल पर भी कितने लाख का? 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने का? 82 लाख का जुर्माना लगाया है। आगे लिखिएगा, क्योंकि इन्होंने, किसने? आपकी जुपिटर कैपिटल की बात की जा रही है। क्योंकि इन्होंने क्रेडिट कार्ड, जो आपकी क्रेडिट जानकारी होती है, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट जानकारी की बात की जा रही है। क्रेडिट और डेबिट आप लोग जानते होंगे। क्रेडिट जानकारी जमा करने पर मानदंडों का उल्लंघन किया है। किसका? मानदंडों का उल्लंघन किया है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है और याद रखना है। अब यहाँ पर इंडियन बैंक के बारे में देखो चर्चा की गई है, तो थोड़ा सा इंडियन बैंक के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इंडियन बैंक जो है, इनके सीईओ कौन है? तो आपको बस उन्हीं को याद रखना है, शांति लाल जैन। कौन है? शांति लाल जैन हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि इंडियन बैंक के सीईओ वर्तमान में कौन है? आपके शांतिलाल जैन जी हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आरबीआई की। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है आरबीआई, नीचे लिखना है, ठीक है? आरबीआई के बारे में हम सबसे पहले क्या जानेंगे? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना हुई थी इनकी 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल को हुई थी, जिस दिन हम कुछ और भी मनाते हैं। फूल्स दिवस इसी दिन मनाते हैं ना, शायद 1935 में हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी। ठीक, कोलकाता में। बात ये आती है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है मुंबई, एम यानी कि मुंबई। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? आपको ये याद रखना है कि 25वें हैं। ठीक है, तो 25वें गवर्नर आपसे पूछे जाए तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को अवश्य कर याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वीमन बनी है आपकी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। किसकी? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इनको आप CSIR के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये CSIR? CSIR का मतलब होता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, याद रखिएगा CSIR। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाए तो कम से कम पता तो हो क्या है ये। अक्सर एग्जाम में फंसा दिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको अब नोट्स कैसे बनाने हैं यहाँ पर मैं एक बार और बता देती हूँ। आपको लिखना था CSIR की पहली महिला महानिदेशक, ऊपर हेडिंग करिएगा CSIR की पहली महिला महानिदेशक, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए थी, महानिदेशक। ठीक, फिर आपको नीचे CSIR का फुल फॉर्म लिखना है और नीचे इनका नाम लिखना है जिनका नाम है नल्ला, क्या नाम है, नल्लाथम्बी, ठीक है, कलाई सेल्वी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है किनको नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट भी मैंने प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि याद रख लीजिएगा इनको, ठीक है। हम अब यहाँ पर लिखने वाले हैं CSIR के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको। इनकी स्थापना कब की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी स्थापना जो की गई थी 1942 में की गई थी, ठीक है। आप इतना याद रख लीजिएगा, बहुत है। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो CSIR के अध्यक्ष जो हैं प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है। बात ये आती है कि इनकी संस्थापक कौन थे CSIR के, तो संस्थापक आपको लिखना है आगे, संस्थापक लिखा है ये। संस्थापकों में आपको लिखना है 1 मिनट, आपको लिखना है शांति स्वरूप भटनागर। सोचते होंगे आप लोग ये तो पुरस्कार है, संस्थापक हैं ये यहाँ के, ठीक है, याद रखिएगा CSIR के शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। और कौन है, आरकोट रामासामी मुदालियर, कौन है, आरकोट, 2 व्यक्ति थे, ठीक है। आरकोट लिखा है ये, फिर लिखना है रामासामी मुदालियर, ठीक है। तो इधर पर मैं लिख देती हूँ मुदालियर, ठीक। ये आपको याद रखना है इतनी चीज़ें इनके बारे में। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष में उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखिए NEP की बात की जा रही है कि कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष में उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। तो याद रखिएगा गोवा, कौन, गोवा। थोड़ा सा NEP के बारे में जान लेते हैं, लिखिएगा सबसे पहले NEP, ठीक है, ऊपर लिखिएगा। याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। पॉइंट्स में आपको लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। NEP जितना कहा जाए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस तरीके से लिख दूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब, जुलाई 2020 में, कब, 2020 में NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ लिख देती हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP। इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में मंजूरी दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको इनमें लिखना है, ये जो आपकी NEP 2020 थी इसने किसकी जगह ली है, तो 1986 की इसने जगह ली है। तो आपको लिखना है नई शिक्षा नीति, पिछली राष्ट्रीय नीति जो पिछली थी, इसके जस्ट पिछली जो थी, पिछली राष्ट्रीय नीति। ये आपसे पूछा जाता है कि इसने किसकी जगह ली है, तो याद रखिएगा पिछली शिक्षा नीति जो 1986 थी इसकी जगह ली है, 1986 की जगह ली है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है NEP के अनुसार अब 5+3+3+4। सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रही है मैडम, ये तो हमें पता ही है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। क्या है ये 5+3+3 वाला पैटर्न, ठीक है, जिसको फॉलो किया जाना है। तो आपको लिखना है फॉलो किया जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पर ये जानना होगा ये 5+3+3+4 क्या है। मैं कोशिश बहुत अच्छे से करूँगी कि आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन आपको यहीं पर लिखना है नीचे 5
+3 + 3 + 4। जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखते हुए जाना है, ठीक है, इस तरीके से। 1 मिनट मैं इसको हटा रही हूँ, लिखिएगा आप लोग। 5 + 3 + 3 + 4। ये जो 5 है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया फाउंडेशन स्टेज। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये जो 5 है इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज। जो नेक्स्ट 3 लिखा हुआ है, इस अगले 3 को क्या कहा गया है? प्रीपेरेटरी स्टेज। तो लिख लीजिएगा आप लोग, यही आपसे पूछा जाना एग्जाम में, ठीक है। प्रीपेरेटरी स्टेज, रेटरी स्टेज। अगला जो 3 है उस अगले 3 की, इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, 5 और 3 और 3 और 4 को, ठीक, ताकि आपको लिखने का बीच में गैप मिल जाए। अगला जो 3 है इसको कहा गया है मिडिल स्टेज। क्या कहा गया है? मिडिल स्टेज कहा गया है इसको, मिडिल स्टेज, ठीक। अब मैं आपको समझाती हूँ ये 5 साल क्या हैं आपके शुरुआत के। 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, समझिएगा ध्यान से, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। ये 5 जो है, इस 5 में आपका इस तरीके से डिवाइड किया गया है 3 + 2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 3 + 2 के फॉर्म में। तो ध्यान से इसको समझना है आपको। ये 3 क्या है? ये जो 3 है इसको कहा गया है प्री स्कूलिंग एज, जो हम लोग पढ़ते हैं प्री स्कूलिंग एज, ठीक है। प्री स्कूलिंग, ये क्या है? 3, ये प्री स्कूलिंग है। ये 2 क्या है? तो ये है आपका 1 और 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड। अब आप जब इस 3 पर आ जाएंगे तो ये क्या है? 3, 4 और 5। जब इस 3 पर आ जाएंगे मिडिल स्टेज में तो 6, 7 और क्या होगा? 8 होगा। और 4 पर आएंगे तो क्या होगा? 9, 10, 11 और क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये है आपका। और जहाँ पर आपको 11वीं कक्षा में विषय चुनने की आज़ादी होगी, याद रखिएगा। ये देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे यही लगा था कि इस एनईपी में क्या महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि भाई इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, कौन सी इसमें क्लासेस रखी गई हैं, प्री स्कूल एज कब से कब तक मानी गई है, प्री स्कूलिंग एज जो होती है। प्लीज़ याद रख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब एक और रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत आप सभी के साथ कर रही हूँ तो एक लाइक, एक शेयर कर दिया करिए। आपसे बस इतनी ही गुंजाइश है, रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए नर्सरी क्लासेस को। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। अब आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर जानना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या था, कि कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष में उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है। देन आंसर विल बी गोवा। क्या होगा? गोवा, ठीक है। गोवा की कहानी क्या है मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगी, क्योंकि ये जो आपका गोवा है ना, 1961 से पहले एक पुर्तगाली निवेशक के रूप में जो है इसका लंबा इतिहास रहा है। वो सब मैं आपको बताती रहूँगी धीरे धीरे, अभी बस आपको इतना जानना है। हम बात करते हैं गोवा की। तो यहाँ पर मैं गोवा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, आपको याद रख लेना है गोवा के बारे में। राजधानी इनकी पणजी है। कहाँ पर है? पणजी, ओके। बात ये आती है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। गोवा की स्थापना आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत संघर्ष किया। यहाँ पर पुर्तगालियों ने ना बिल्कुल अपनी जगह बना ली थी। तो इनको आपको याद रखना है कि इनकी जो स्थापना है कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले भारतीय बन गए हैं इसमें, किसमें? पुरुषों की ट्रिपल जंप में, ठीक। सो यहाँ पर आपको याद रखना है एल्डोल पास। कौन? एल्डोल पास जी जो हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है प्यारे भारत के लिए। किसमें? पुरुषों की ट्रिपल जंप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम आपको याद रखना है, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। ये भी याद रखना है एल्डोस ने 17.03 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद के साथ गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता है, ओके। तो आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि अगस्त 2022 में कौन सा शहर एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण की मेजबानी कर रहा है।
सो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका नई दिल्ली एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानकीकरण की मेजबानी कर रहा है। सो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय किसकी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, दूरसंचार संघ, तो इनके बारे में आपको सबसे पहले यही जानना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी जो स्थापना है वो आपकी 1865 में की गई थी। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनके हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आप लोगों को इनके बारे में याद रखनी है, इनफ है। मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में विश्वनाथ आनंद जी को चुना गया है। किसको, विश्वनाथ आनंद जी को चुना गया है। 5 बार के शतरंज विश्व चैंपियनशिप विजेता जो हैं विश्वनाथ आनंद जी, इनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 5 बार के शतरंज विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद जी, विश्वनाथ आनंद, वैसे इनका नाम पूरा नाम विश्वनाथन है। ठीक है, आप विश्वनाथन कर लीजिएगा, विश्वनाथन आनंद जी को, अभी गुस्साइएगा मत आप लोग कि वहाँ पर तो आपने आनंदन नहीं लिखा था, विश्वनाथन नहीं लिखा था, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, याद रख लीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा अपनी मैम को अंतर्राष्ट्रीय, इस तरीके से मैं लिख दूँ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, याद रखिएगा, इनके बारे में आप लोगों को महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं विश्व शतरंज संघ के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये कॉमन है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी है, तो रिवीजन से आपका हो जाएगा। ये शतरंज संघ, ठीक है, विश्व शतरंज संघ में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो विश्व शतरंज संघ की जो स्थापना है वो जुलाई में की गई थी। कब की गई थी, जुलाई 1924 में की गई थी। कहाँ पर, पेरिस में की गई थी। कहाँ पर, पेरिस में की गई थी। बात करते हैं इनके हेडक्वार्टर की, तो इनका हेडक्वार्टर लुसाने में है। कहाँ पर, लुसाने, ये कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आप लोगों को इतनी चीज़ें याद रखनी है। एक और याद रखना है कि इनके राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति जो इनके हैं आर्केडी बोकोविच हैं। कौन है, आर्केडी बोकोविच। ठीक, आर्केडी बोको है। ठीक है, बोकोविच। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। होप करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक कर दिया करिए। रिक्वेस्ट है आप सभी से। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।